हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, इस इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ होगा। इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे बेनिफिशियल है हमारे टीचर्स के लिए, हमारे लर्नर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा, हमें क्या समझना होगा, हमें समझना होगा कि ये जो साइकोलॉजी है, ठीक है, वो क्या है, साइकोलॉजी क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। तो साइकोलॉजी आप देखेंगे तो ग्रीक वर्ड, ओके, कौन सा वर्ड, ग्रीक के एक वर्ड से बना है, ग्रीक के दो वर्ड से बना है। पहला है साइक, ओके, इसका मतलब होता है सोल। इसका मतलब क्या होता है, सोल। ओके, साइक का मतलब क्या होता है, सोल। और लॉजी का मतलब आप लोग सब लोग समझते हैं कि लॉजी जो है वो लोगस से मिलके बना है। ओके, इसका मतलब होता है स्टडी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी या किसी तरह का नॉलेज। ओके, तो अगर देखा जाए तो एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना है। ओके, साइकिक और लोगस, यानी स्टडी ऑफ सोल। तो अगर हम देखें तो पहले ये क्या कहा जाता था, पहले ये स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था। ओके, पहले हम क्या कहते थे, पहले इसको कहते थे स्टडी ऑफ सोल। तो सबसे पहला अगर इसके बारे में बात हुआ था तो वो हुआ था स्टडी ऑफ सोल। ओके, बट सोल को आगे चल के सोल को डिफाइन नहीं कर पाया गया। आगे चल के जब लोगों ने पूछा, जब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स ने सोल की डेफिनेशन बोली, तो सोल की डेफिनेशन देना आसान नहीं हुआ जिन्होंने सोल की बात की थी। फिर ये धारणा आई, सेकंड जनरेशन जो आई, उसने कहा कि माइंड, उसने क्या कहा, साइंस ऑफ माइंड। जब और लोग आए आगे चल के तो इसको क्या कहा, साइकोलॉजी कहा कि ये जी सोल का स्टडी नहीं है बल्कि किसका स्टडी है, माइंड का। बट आगे चल के जब माइंड के बारे में देखा गया तो माइंड के भी दो तीन पार्ट आए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो फिर कहा गया जी नहीं, ये क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कहा गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओके, देन फोर्थ, कॉन्शियसनेस को भी डिफाइन नहीं कर पाया गया। ओके, कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो नाउ जो अभी का जो जनरेशन चल रहा है, अभी जो माना जा रहा है, लेटेस्ट मॉडर्न में जो माना जा रहा है, उसको कहा गया है साइंस ऑफ, क्या दोस्तों, साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो अभी जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ये हमारा ये साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी को हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ओके, नाउ अब कुछ और चीज़ें जानने से पहले कुछ चीज़ें और हम जानेंगे कि जो वुंटन है, एक हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वुंट, ओके, उन्होंने सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लैब है, ओके, सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लैब है वो किसने दिया था, वुंट ने। ओके, वुंट ने सबसे पहले, क्या नाम है, वुंट ने सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी दिया था, जो कि कहाँ के थे, जर्मन के थे। ओके, जो कि जर्मन प्रोफेसर थे। ओके, इन्होंने पहले इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न, क्या, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ओके, नाउ अब हम आते हैं, अब हमको ये लग रहा है कि आपको साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब साइकोलॉजी समझने के बाद हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे,
एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। ओके, आइए देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक वो ब्रांच जो कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो क्या करती है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर, जो क्या करती है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर, लर्नर का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करती है, किसके रिलेशन में, इन द रिलेशन ऑफ टू हिज एजुकेशनल नीड, उसकी एजुकेशनल नीड को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने लर्नर की क्या करती है, स्टडी करती है, एंड हिज इन्वायरमेंट, और उसके इन्वायरमेंट को भी स्टडी करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है कि वो अपने लर्नर की स्टडी करती है, क्या करती है दोस्तों, अपने लर्नर की स्टडी करती है, किसके रिलेशन में, एजुकेशनल नीड के रिलेशन में, ठीक है, और उसके इन्वायरमेंट में। यानी इन्वायरमेंट 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 किस तरीके से और लर्नर को इफ़ेक्ट करती है, ओके, और उसकी एजुकेशनल नीड क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को वो क्या करती है, तीन चीज़ों को ध्यान में रख के स्टडी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इस फील्ड की स्टडी करती है। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी को और डिफाइन किया जा सकता है कि वेरियस साइकोलॉजिस्ट और सोशलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है, ओके, फॉर द शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। ओके, बहुत लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी समझने की कोशिश की है और अपने अनुसार उसकी डेफिनेशन दी है। आइए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। मीनिंग तो हम लोग समझ गए साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। आइए अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या दिया जा रहा है। ओके, B.F. स्किनर एक जो 1958 में डेफिनेशन देते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक डेफिनेशन इन्होंने दिया। इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग की क्या है, ब्रांच है। यानी ये स्टडी करता है किसकी, टीचिंग की और लर्निंग की। क्रो एंड क्रो बहुत ही फेमस डेफिनेशन, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके, इनका बहुत सा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन्होंने बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ थ्रू द ओल्ड एज। ओके, ये क्या कह रहा है कि लर्निंग एक्सपीरियंस की स्टडी करती है, किसकी, लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, कहाँ से, बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। ओके, E.A. पील ने भी एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन साइकोलॉजी द साइंस ऑफ एजुकेशन। बहुत ही सिंपल बट ऑथेंटिक, क्या कह दिया इनको, साइंस ऑफ एजुकेशन कह दिया है। एजुकेशन को क्या कहा जाता है, एजुकेशन को सोशल साइंस कहा जाता है, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसने क्या कह दिया है, इसने एजुकेशनल साइकोलॉजी को कह दिया है साइंस ऑफ एजुकेशन। ओके, आइए होपफुली आपको डेफिनेशन से भी कुछ क्लैरिटी आई होगी। अब आते हैं हम नेचर पे। अब किस पे आएंगे, अब नेचर की बात करते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर क्या है। ओके, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो क्या प्रोसेस करता है, अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉडी ऑफ फैक्ट सपोर्टेड बाय रिलेवेंट साइकोलॉजिकल लॉ एंड प्रिंसिपल। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्या, जो उसका सिस्टमेटिक वे, जो वे है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, जो जैसे वेल ऑर्गेनाइज किया गया, वो सब क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉडी है, किसका, उस फैक्ट्स का जो सपोर्ट करता है बाय द रिलेवेंट ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, साइकोलॉजिकल लॉ बहुत सारा इसमें लाइनिंग हो गई, जो बहुत लॉज हैं। ओके, जितने भी लॉज एंड प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजी के, वो सब किस में यूज होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इट इज कॉन्स्टेंटली सर्च
ऑफ द ट्रूथ। ये कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है, जो है इसकी कोशिश होती है कि ट्रुथ की खोज की जाए। किस लिए, किस फील्ड में, स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर, ओके, इन द रिलेशन ऑफ एजुकेशनल इन्वायरमेंट, जो कि हमने डेफिनेशन अभी देखी थी। तो ये हमेशा क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली ये ट्रुथ की खोज में लगा रहता है, सर्च करता रहता है, रिसर्च करता रहता है कि लर्नर को जो है एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है। यानी एक लर्नर के लिए कैसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसी फेवरेबल इन्वायरमेंट उसको क्रिएट किया जाए, कैसे किया जाए, ओके, उसके क्या क्या डायमेंशंस होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ये कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है, ट्रूथ की खोज करता रहता है, ओके। एंड फाइंडिंग इन सच स्टडी आर नेवर टेकन एज एब्सोल्यूट एंड परमानेंट। इसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो हमेशा परमानेंट नहीं होती है, ओके। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। रिसर्च कुछ भी परमानेंट नहीं रखता है दोस्तों। रिसर्च कुछ भी क्या है, परमानेंट नहीं रखता है, वो चेंज होता रहेगा। रिसर्च का मतलब ही होता है सर्च अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो अपने फील्ड में और ही आगे बढ़ता जाता है। हो सकता है कि जो आज हम लोग मान रहे हैं, कल उसको साइकोलॉजी क्या कह दे कि नहीं जी, इसमें थोड़ी सी हमने रिसर्च की है तो ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ओके। तो ये इसका काम है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये काम है कि वो एजुकेशन की फील्ड में तरह तरह के नियम, डेफिनेशंस, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है लर्नर को, इन सब विषयों में खोजता रहता है, ठीक है। चैलेंज ये क्या करता है कि जो भी लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन या जो भी कुछ है उसके बारे में वो रिसर्च करता रहता है। ये इसका क्या है, नेचर है। मतलब कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करना ही एजुकेशन साइकोलॉजी का एक नेचर है। किसके लिए, लर्नर के लिए, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब स्कोप की बात की जाए तो स्कोप का मतलब होता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो दायरा है, ओके, वो किस किस चीज़ों में है, कि मतलब उसका दायरा किन किन एस्पेक्ट को टच करता है, ओके। तो इसका जो स्कोप है ये क्या करता है कि what is to be included, what subject matter does it contain, comes under this scope। किस तरह के क्या ये इंक्लूड करता है, कैसे सब्जेक्ट मैटर को ये आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्कोप जो है इन सब एरियाज के बारे में जानने की कोशिश करता है। स्कोप मीन्स द लिमिट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, ओके। जो ऑपरेशन है उसकी लिमिटेशन जानने की कोशिश करता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है और कैसे सब्जेक्ट्स मैटर हैं, इन सब विषयों में स्कोप का मीनिंग बताया गया अभी। अब देखते हैं कि वाकई में इसका स्कोप क्या है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, हम पढ़ चुके हैं, ओके। ये साइंस ऑफ एजुकेशन है एंड इट्स हेल्प टीचर्स टू मेनली डील विद द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ओके। मेन घुमा फिरा के एक ही बात बार बार आएगी कि ये क्या करता है, टीचिंग एंड लर्निंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसका मेन जितना भी ये काम कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, किस लिए कर रहा है कि हमारे लर्नर्स जो हैं, हमारी जो लर्निंग है और हमारी जो टीचिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। इट इज़ द टास्क ऑफ मॉडिफाइंग द लर्नर्स बिहेवियर एंड ब्रिंगिंग अबाउट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन हिज पर्सनैलिटी। हम जो हमारा लर्नर है उसकी पर्सनैलिटी में क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ओके। उसकी बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे किया जाए, इन सब विषयों में वो क्या करता है, कोशिश करता है, हेल्प करने की कोशिश करता है टीचर्स की, ओके। हेल्प करने की कोशिश करता है किसकी, टीचर्स की। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ स्टडी जो है वो क्या है, ऑपरेशनल आर टू एक्सटेंड टू ये नहीं होगा, एक्सटेंड टू कवर द बिहेवियर, ओके, ऑफ ऑल लर्निंग और ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू ऑल their life activities. The psychologists who deal with the problems of education are concerned with what to teach, when to teach and how to teach, okay.
देखिए यहीं पे आ गया इसका आंसर, क्या आ गया कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, डील, यानी इसका स्कोप क्या है, ये डील करता है किसके प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम जो कि होते हैं व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। ओके, ये इसका पूरा स्कोप है। ओके दोस्तों, तो इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप मेनली देखा जाए तो इसका स्कोप पहला तो है क्या है, लर्नर, लर्नर है इसका, एक लर्नर की ही चारों तरफ इसका काम होता है कि लर्नर को कैसी मेथोडोलॉजी दी जाए, व्हाट, हाउ, व्हेन, ठीक है, ये इन सब विषयों में वो क्या करना है, जानने की कोशिश करता है। ये है इसका स्कोप। स्लाइड को रोकिएगा, एक बार अपने शब्द इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और खुद से भी मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे एजुकेशन और साइकोलॉजी का। ओके, तो एजुकेशन और साइकोलॉजी का क्या मतलब है, साइकोलॉजी ऐसे हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या देता है, डिफरेंट थ्योरीज देता है। ओके, ये क्या करता है, डिफरेंट थ्योरीज देता है, लर्निंग थ्योरीज देता है, इंटेलिजेंस की थ्योरी देता है, पर्सनैलिटीज़ की थ्योरी देता है। ओके, इन सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी देता है। इन सारे थ्योरीज को एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाए, यही एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा काम करती है। तो आइए देखते हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट वर्क इन द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी टू गाइड द स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन दिस फील्ड एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को क्या करते हैं, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स को गाइड करने की गाइड करती है। ठीक है, स्टूडेंट को गाइड करती है, किस लिए, इन देयर एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रॉब्लम्स में। दे ऑल्सो वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, कि कैसे एडजस्टमेंट, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है। उससे भी क्या नाम है, अगर आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी नए इन्वायरमेंट में, तो ये बताता है, साइकोलॉजी की थ्योरी से आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे चीज़ों को, बहुत लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंट होने के बावजूद आप वहाँ एडजस्ट कर पाएँ। ओके, कंडक्टिंग एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब ये सारे जो है काउंसलिंग सेशंस के पार्ट हैं। इस आपके काउंसलिंग सेशन में हेल्प करेगा, आपके एटीट्यूड में हेल्प करेगा डेवलप करने में, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी। तो ये इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज हैं वो एजुकेशन के फील्ड में इन सब चीज़ों में काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट वर्क इन द स्कूल ऑल्सो हेल्प टीचर्स टू डेवलप स्किल्स, ओके, इन द सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम, डेवलप एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स टू इंक्रीज द क्लासरूम इफेक्टिवनेस। ओके दोस्तों, क्लासरूम कैसे इफेक्टिव हो, ठीक है, टीचर्स कैसे अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपने मेथड्स को इंटरेस्टिंग बना सके, इन सब फील्ड में साइकोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशनशिप होता है। कुछ स्टूडेंट्स यूनिक होते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, जिनको स्पेशल टीचिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए भी हेल्प करता है। साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो ये मदद करता है क्या करने में, डिज़ाइन करने में प्रोग्राम फॉर सच ए स्पेशल चिल्ड्रन। कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, उनको क्या करता है, कुछ डिज़ाइन या प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे अभी हम आईसीटी में पढ़े थे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। ओके, तो वो किसका काम है, वो साइकोलॉजिस्ट का काम था। ओके, साइकोलॉजिस्ट के वर्क से ही इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी निकला और उस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं और उनको सेल्फ स्टडी की तरफ मोटिवेट करते हैं। अब यहाँ देखा जाए कि जो लिंगन है, इन्होंने 1976 में कुछ पॉइंट्स दिया था जो कि एलिमेंट्स और फोकल एरिया थे एजुकेशन के। ठीक है, इन्होंने कुछ एरियाज बताए थे जिसको कि फोकस करता है कि साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किन किन पॉइंट्स पे काम करती है। तो पहला आप देख सकते हैं कि पहला, और आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सबसे पहला लर्नर की ही बात हो रही है,
तो इन्होंने सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस पॉइंट दिया है वो एजुकेशन साइकोलॉजी, वो क्या है, हमारे लर्नर। दूसरा द लर्निंग प्रोसेस, और तीसरा लर्निंग सिचुएशन। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फोकस करती है। ठीक है, लर्नर को देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है इन तीनों एलिमेंट्स में। ओके, नॉट ओनली बिकॉज द पीपल मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोसेस और सिचुएशन, बट ऑल्सो प्राइमरी बिकॉज विदाउट द लर्नर देयर इज नो लर्निंग। ऐसा नहीं है कि पर्सन है इसलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट बताया, बल्कि इसका जो प्राइमरी जो इसका फोकस है, ओके, अगर लर्नर नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस बेकार है। अगर आप मान लीजिए आप एजुकेशनल साइकोलॉजी से लर्नर को गायब कर दें, यानी स्टूडेंट को हटा दें, तो किसके लिए फिर होगा? टीचर किसके लिए किसको पढ़ाएगा? जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, वो किसके लिए बनेंगे? तो बिना लर्नर के एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो लर्नर्स के लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए हो रहा है। फिर जब लर्नर की बात हो गई, लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो गई, उसकी स्पेशलिटीज़ की बात हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो गई, तो अब आएगा प्रोसेस। अब क्या आएगा? अब लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें हम लर्निंग प्रोसेस में बात करते हैं। ओके, द लर्निंग सिचुएशन। प्रोसेस तो ठीक है, लर्नर भी ठीक है, लेकिन सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? जो लर्निंग की सिचुएशन होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? देखेंगे आपकी स्कूल्स वगैरह को वेल डेवलप्ड क्यों किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों काम किया जाता है? अगर मान लीजिए टीचर्स बहुत अच्छे हैं फॉर एग्जांपल, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ बहुत शोर शराबा आ रहा है, जहाँ की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, फ़ैन अच्छे नहीं है, गर्मियों में बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वहाँ टीचर जितना अच्छा हो, लर्नर भी जितना अच्छा हो, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन वैसा नहीं है। सिचुएशन वैसा नहीं है। बहुत से घरों में आप देखेंगे कि वहाँ का जो घर का इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं होता है, बल्कि सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बट पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। तो भी इन्वायरमेंट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बहुत डिपेंड करता है। पेरेंट्स कितना ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, कि सारा डिसीजन बच्चों का वो खुद ही ले रहे हैं, कि तुम्हें बीए नहीं, तुम्हें बीटेक करना चाहिए, ओके, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, बीए क्या करने के लिए ले लिए, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो कि बच्चों का ख़राब होता है। तो पेरेंट्स को भी गाइड करने की और पेरेंट्स को खुद भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि जो कोर्सेज होते हैं वो बच्चे अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ले रहे हैं। अगर बच्चे ने बीए लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे तरीके से बेकार है। हमारे देश में भावना है कि अगर जो बच्चा बीए कर रहा है वो बेकार है। तो पेरेंट्स अगर उनका बच्चा बीए सोच के भी लिया है कि मैं बीए करके सिविल में जाना चाहता हूँ, या बीए करके मैं कुछ और सर्व करना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ बीए के बाद, तो पेरेंट्स उनको ऊपर दबाव डालते हैं कि, या पूरा समाज दबाव डालता है, पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव डालता है कि अपने बच्चों को बीए क्यों करा रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा मैं इस पर लेक्चर नहीं दूंगा, ये बहुत बड़ा एक इशू है हमारे देश का, इसको किसी दिन और हम बात करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द टीचर। टीचर के लिए अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सारी कहानी हो गई। बताने कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग जो प्रोसेस है स्टूडेंट से, वो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। ओके, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको पता होना चाहिए टीचर को कि जो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग, एक क्लासरूम, देखो दोस्तों लेक्चर ये थोड़ा लंबा हो रहा है बट होना ज़रूरी भी है। ओके, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आप समझ लें कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है। ओके, कंपटीशन के ही नज़रिए से हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, वरना 5 मिनट का भी वीडियो बन सकता है। और
आधे घंटे का भी वीडियो बन सकता है, लेकिन वो दोनों में फ़र्क होगा। ओके, केवल आपको अगर फैक्ट चाहिए तो 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए। आपको सही में वाकई में एजुकेशन साइकोलॉजी समझना है तो इस पूरे लेक्चर को आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। बीच में ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट 10 मिनट के बाद आप ब्रेक लेके 3-4 टर्म्स में देख लीजिए वीडियो को। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ पाए। ओके, क्लासरूम का जो नेचर है उसको अच्छे से समझ पाए। नॉलेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को नए नए टीचिंग मेथड्स की नॉलेज हो उसके पास। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो किसकी, प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए वो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में समझ पाए। गाइडेंस फॉर एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उनके लिए उसको गाइड कर सके, गाइडेंस कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको एजुकेशन साइकोलॉजी ज़रूरी है। याद कीजिए, अपने पापा मम्मी से पूछिएगा या दादाजी से पूछिएगा उनके समय के टीचर्स कैसे थे। उनको साइकोलॉजी का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं था, अगर बच्चा नहीं पढ़ता था तो इसका मतलब वो क्या है, नालायक है। बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका मतलब क्या है, वो नालायक है। उसको मारते थे, पीटते थे कि वो पढ़े। पर बच्चों का जो इंटरेस्ट था वो किसी और चीज़ में था। ओके, हर व्यक्ति पढ़ने के लिए नहीं आता है धरती पे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम और बात करेंगे। आगे हम नए नए थ्योरीज जो है एजुकेशन साइकोलॉजी में वो देखेंगे। ओके, और अपने इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एजुकेशन साइकोलॉजी समझ में आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही हमारा साथ बना रहेगा। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।